गुड आफ्टरनून गाइस। मैं शुभम शुक्ला, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से थर्ड ईयर का यूजी का स्टूडेंट हूँ। आज हम गायनेकोलॉजी में देखने वाले हैं कि अगर आपसे फीमेल इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस को लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 5 में हमको 4.5 नंबर लेने हैं एग्जामिनर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के तो आपको नंबर देगा नहीं, ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लिख दी है तो या कि फिर आप इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखिए, ठीक है, या कि आप क्या करिए इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ चीज़ें थोड़ा और ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा कैसे अपन लिखेंगे इसमें? मान लीजिए आपसे पूछता है फीमेल इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनफर्टिलिटी क्या है। जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए मेन आंसर से पहले का, वो लगभग 5 से 6 लाइन से भी कम का होना चाहिए 5 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, कि आप बस एक उसको ताकि पता चल जाए कि बच्चे को नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। एग्जामिनर का जो मोटो होता है वो होता है आपसे ये जानना कि आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 और मोर देन 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कॉइटस। दैट मीन्स कि जब 1 साल या 1 साल से अधिक सामान्य दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के बाद भी यदि संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो उसे बंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स का क्या मतलब है। रेगुलर का क्या मतलब है, तो बोलते हैं कि 4 to 5 डेज पर वीक अगर आपकी फ्रिक्वेंसी है कॉइटस की तभी उसको रेगुलर मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। ठीक है, तो आप इतनी सी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, टाइप्स लिखना है। टाइप्स में आप लिखेंगे कि इसमें मेल फर्टिलिटी होती है, फीमेल फर्टिलिटी होती है। ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी में होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी ध्यान रखिए, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, पहली बार। ठीक है, तो प्राथमिक का मतलब क्या है, प्राथमिक बंध्यता किसको बोलेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या कहलाती है कि ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने आज तक कभी भी किसी चाइल्ड का बर्थ नहीं दिया है, किसी भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया है, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी इनफर्टाइल फीमेल कहलाती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इतना क्लियर है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है पेशेंट हु हैज़ कंसीव्ड अर्लियर बट इज़ नाउ अनेबल टू कंसीव। मतलब ऐसी फीमेल जिन्होंने पहले किसी चाइल्ड का बर्थ तो दिया है, किसी चाइल्ड को बर्थ दिया है, बट अब किसी भी कारण से वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं या उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो आप प्राइमरी में क्या लिखेंगे, पेशेंट हु हैज़ नेवर कंसीव्ड। सेकेंडरी आप लिखेंगे पेशेंट हु हैव कंसीव्ड अर्लियर बट नाउ फेल टू कंसीव। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कॉजेज आपको लिखने हैं। ठीक है, कॉजेज लिखने बहुत छोटे छोटे से लिखने हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे ओवेरियन फैक्टर्स। ओवेरियन फैक्टर में आप पहला लिखेंगे एनोविलेशन, डिक्रीज्ड ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, 2। फिर आप लिखेंगे ट्यूबल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं। ट्यूबल फैक्टर्स में आप लिखेंगे क्या, लाइक कि एडेशंस हो गया, स्पाज्म हो गया। तो 2 चीज़ें आप लिखेंगे क्या, ट्यूबल में क्या लिखेंगे, एडेशंस एंड स्पाज्म्स। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। ठीक है, देन आप सर्वाइकल फैक्टर्स के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा सा, बस आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपको। क्या क्या लिखना है, ओवेरियन फैक्टर्स, ट्यूबल फैक्टर्स, सर्वाइकल फैक्टर्स एंड यूटराइन फैक्टर्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, ओके। देन आपको इसके बाद ये आपने इंट्रोडक्शन आपने ख़त्म कर दिया, आपको एग्जामिनर इसमें से 2 नंबर आपको दे देगा। अब आते हैं हम 3 नंबर की बात पर कि 3 नंबर हमको क्या क्या लिखना होता है। तो 3 नंबर हम लिखेंगे मेन आंसर जो हमारा फीमेल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले आप लिखेंगे कि बोथ पार्टनर की हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है, पहली बात। दूसरी बात आप लिखेंगे हिस्ट्री टेकिंग आपको करनी है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या लिखेंगे कि फीमेल की एज कितनी है। ठीक है,
कहीं मोर देन 35 तो नहीं है, मोर देन 50 तो नहीं है, कहीं वो पोस्ट मेनोपॉजल एज की फीमेल तो नहीं है, तो आपको एज लिखना है। देन आपको लिखना है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लिखनी है, ठीक है। देन आपको उसमें लिखना है आपको जेनाइटल और जनरल जो आपकी टीबी है, किसी फीमेल में अगर टीबी थी तो वो भी आपको लिखना है कि जेनाइटल और जनरल टीबी। देन आप लिखेंगे सर्जिकल हिस्ट्री क्या क्या है। सर्जिकल हिस्ट्री हमको इसलिए लिखना, कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी के टाइम पर यूट्राइन परफोरेशन हो गया हो, हिस्टेरेक्टोमी हो गई हो, या कि ओवरीज में कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा फीमेल को, तो इसलिए हमको क्या करना है, सर्जिकल हिस्ट्री भी अपने को लेना होता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपको लेनी है कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कैसे हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, डिस्मिनोरिया है, एमिनोरिया है ना, मेट्रोमेनोरेजिया है, किस तरह की उसकी मेंसेस है यार, रेगुलर है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको लिखना है उसमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप एग्जामिनेशन लिखेंगे, तो एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या लिखना है, पहले लिखना है BMI पैटर्न। BMI पैटर्न हमको लिखना है फर्स्ट, क्यों, क्योंकि BMI पैटर्न से PCOS का हमको अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं आपका हर्सुटिज्म वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए हमको BMI लिखना है। हेयर पैटर्न लिखना है। देन हमको गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है और हाइमेन एग्जामिनेशन करना है, तो क्या लिखेंगे हम, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देन हम लिखेंगे हाइमेन एग्जामिनेशन। देन हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं सर्विक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ऊपर ही नहीं हो पा रहा है, ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, तो ये हमको लिखना है, ठीक है। देन इन्वेस्टिगेशंस हमको लिखनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, रिलेटेड टू ओव्यूलेशन, तो फिर नेक्स्ट है रिलेटेड टू ट्यूबल पेटेंसी, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू यूटेराइन पैथोलॉजी, एंड नेक्स्ट इज द सर्वाइकल पैथोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओव्यूलेशन हम कैसे लिखेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओव्यूलेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी रही, रेगुलर रही है तो लिखेंगे रेगुलर और ओव्यूलेटरी साइकिल्स, ठीक है। BBT लिखेंगे उसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ ओव्यूलेशन में ही मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखेंगे सबसे पहले, देन BBT लिखेंगे, देन सर्वाइकल म्यूकस स्टडी लिखेंगे, देन आपकी वजाइनल साइटोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। और देन लास्ट में हार्मोनल एस्टिमेशन करते हैं कि ब्लड में कितने हार्मोन्स का लेवल क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा फीमेल के लिए ओव्यूलेशन रिलेटेड डायग्नोसिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल पेटेंसी। ट्यूबल पेटेंसी के बारे में हमको अब लिखना है, तो डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल पेटेंसी में आप लिखेंगे क्या, DNI, ठीक है। DNI को हम रूबिन्स टेस्ट भी बोलते हैं, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखनी है, DNI लिखिए आप, रूबिन्स टेस्ट, ठीक है। सेकंड में लिखिए आप हिस्टेरोसाल्पिनोग्राफी, थर्ड में आप लिखिए लैप्रोस्कोपी, फोर्थ में लिखिए फेलोस्कोपी, फिफ्थ में लिखिए साल्पिनोस्कोपी, साल्पिंजोस्कोपी लिखिए, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे ट्यूबल पेटेंसी में, DI, हिस्टेरोसाल्पिनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, फेलोस्कोपी और साल्पिंजोस्कोपी, ये हमको लिखना है, ठीक है। देन इसका फिर हम लिखेंगे यूट्राइन पैथोलॉजी के लिए डायग्नोसिस, तो लिखेंगे डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन पैथोलॉजी, लिखेंगे इसमें एडहेशंस, फर्स्ट इज एडहेशंस, नेक्स्ट इज फाइब्रॉइड, थर्ड इज द कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, ठीक है, बात समझ गए, ओके। देन नेक्स्ट हमको लिखना है डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल फैक्टर, तो डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल फैक्टर्स में हम क्या क्या लिख देंगे, एंटीबॉडी चेकअप, दूसरा लिखेंगे PCT टेस्ट, दैट इज पोस्ट कॉइटल टेस्ट, इसी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, सिम्स हर्नर टेस्ट, सिम्स हर्नर टेस्ट क्यों किया जाता है, टू एक्सेस सर्वाइकल म्यूकोसा। इतना आपको समझ में आ गया क्या, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 5 नंबर में, ठीक है। फटाफट से मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमको लिखना है डेफिनीशन इनफर्टिलिटी के, देन टाइप्स, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में 2 तरह के लिखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन आपको लिखने हैं कॉजेज़, कुछ जो आप जितने भी कॉजेज़ मैंने आपको बताया था वो लिखने हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको लिखना है कि दोनों पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन करना है, बट फीमेल इन्वेस्टिगेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर तो हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में अपन को उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, सर्जिकल हिस्ट्री लेनी है, जेनाइटल और एक्स्ट्रा जेनाइटल TB की लेनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री लेनी है, डिस्पर्विनिया तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके जनरल एग्जामिनेशंस में हम क्या करते हैं, BMI देखते हैं, हेयर पैटर्न देखते हैं, ठीक है, और फिर गायनिक एग्जामिनेशन करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशंस में हमको देखना होता है, इन्वेस्टिगेशन जब करवाते हैं तो हमने लिखा था इन्वेस्टिगेशन में क्या कि डायग्नोसिस ऑफ ओव्यूलेशन, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल पेटेंसी, देन डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन पैथोलॉजी एंड देन डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल साइटोलॉजी, ठीक है, ओके। इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ ओव्यूलेशन में, डायग्नोसिस ऑफ ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखी थी हमने, BBT लिखा था, CMS लिखा, दैट मीन्स सर्वाइकल मेंस्ट्रुअल स्टडी लिखी थी,
हार्मोनल एस्टिमेशन किया था, ठीक है। ओके, देन डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल पेटेंसी में DNI किया था, हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी किया था, लेप्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोपरफ्यूजन किया था, फेलोपोस्कोपी किया था और सैल्पिंगोस्कोपी किया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन पैथोलॉजी में, डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन पैथोलॉजी में एडेशंस, फाइब्रॉइड और कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी तो कोई नहीं है, वो लिखा था हमने, ठीक है। देन अपन ने डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल फैक्टर में एंटीबॉडी चेकअप एंड देन पोस्ट कॉइटल टेस्ट किया था, ठीक है। ओके, इस तरह से हमको क्या करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर हमसे पूछ लिया गया फीमेल इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आप हमको आंसर करिए तो, ठीक है। ओके।